यूपी वाले भाई लोग के राम राम। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 के लिए आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे टंगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इस मॉडल पेपर को अगर सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हैं तो 70 नंबर में आप आसानी से 50 नंबर तो खींच ही सकते हैं आसानी से। अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा, अथवा जिस तरीके का भी प्रश्न इसमें है, जितना भी प्रश्न है सबको रट जाइए। 50 नंबर से अधिक नंबर मिलेगा, मेरी गारंटी है। इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस मॉडल पेपर में क्या क्या है और किस तरीके का पैटर्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब ये वीडियो अच्छा लगे आपको। ठीक है, जब हेल्पफुल लगेगी वीडियो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। आपको पता है कि आपके हिंदी का जो पेपर है ना, ये 3 घंटा 15 मिनट का समय लेगा। ठीक है, हिंदी का जो पेपर है 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा आपको, और उतना में ही आपका सारा पेपर सॉल्व करना होगा, हल करना होगा, सबका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके होंगे 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर होंगे। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि खंड अ और ब में विभाजित होगा आपका पेपर। यही सब चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखी गई हैं, जिनमें से खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना तो आपको पता होगा। चलिए हम खंड अ और खंड ब को सॉल्व करते के देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस छोटी सी वीडियो को जरूर पूरा देख करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए, यहाँ से मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके पास है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय जो है किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, शुक्ल युग का। ठीक है, एक एक करके सभी प्रश्नों को बताते जा रहा हूँ, कोई फालतू बात नहीं करूंगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करता हूँ। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है ना, ये निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को समझते हुए चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। गब्बन किसकी रचना है? गब्बन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? याद रखिएगा, शुक्ल युग की जो समयावधि है ना, 1919 से 1938 ईस्वी तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते हुए चलिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते हुए चलिए, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, चाहे कुछ भी करते रहिए, सुनते रहिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर जो है ये किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, छठा प्रश्न हमारे पास है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल ए करेक्ट होगा, द्विवेदी युग की। ठीक है, तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके पास, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल जो है, जिसे हम अंग्रेजी में मॉडर्न पीरियड कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है, ये कब से कब तक है? तो 1843 ईस्वी में ये आधुनिक काल शुरू हुआ था, और अब तक का जो समय है ना, ये आधुनिक काल में आता है। तो आधुनिक काल के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1843 से अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल में आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके पास है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है रीति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए 10 प्रश्न हो गए ना। इन 10 प्रश्नों में ना, इन 10 प्रश्नों में हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य समाहित है। ठीक है, तो हिंदी गद्य साहित्य काव्य साहित्य से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उतना सारा प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 11 से देखना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 11 से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके व्याकरण के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। व्याकरण का मतलब जिसमें काव्य सौंदर्य के तत्व भी हों, धातु रूप और सारी चीज़ें इसमें जो आ जाएंगी आपकी, तो इन सबको एक एक करके देखते हुए चलिए। देखिए, प्रश्न संख्या 11 से आपके व्याकरण शुरू होते हैं, और 11 से 20 तक के क्वेश्चन में आपके व्याकरण के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछ लिए जाते हैं। देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हास होता है। ठीक है, तो हास जो है हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। ठीक है, ये जो हमारे पास उदाहरण है ना, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। ऐसा एक उदाहरण दे देगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें ये बताना होगा कि कौन सा अलंकार है। तो जहाँ पे भी मन मनो जन जनों की बात किया करेगा, मन मनो नीलमणि शैल पर आया है ना, तो जहाँ पे ऐसी बात होगी वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में आपको याद होगा 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट बिना टाइम लेते हुए, बिना टाइम व्यर्थ किए हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है हमारे पास, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का, यहाँ पे देखिए आकर्षण में, कर्षण में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, आ से, आ जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, तो आ उपसर्ग है आकर्षण में। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारे पास है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर जो है ना, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिए, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्रश्न संख्या 17 है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है, अश्रु है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसू को हम अश्रु कहते हैं, तो ये इसका तत्सम रूप होता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य जिसे हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाच्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। और जो पैसिव वॉइस होती है ना, उसमें हम सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पूछेगा कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो इसको याद कर लीजिए कि ताभ्य जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, ताभ्य में वचन और विभक्ति को पूछेगा तो चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में ये आता है ताभ्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें सर्वनाम होता क्या है पहले समझिए। सर्वनाम जो होता है ना, ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये आपने परिभाषा पढ़ा होगा। तो सर्वनाम इसमें क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, यानी किसी की जगह पे वह का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब कि वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इनका आप PDF आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप upmsp.edu.in पे जा कर के आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बाकी के 50 नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं इनका सबका आंसर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इन सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो महामैराथन क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें इन सारे प्रश्नों को मैं हल कराते हुए चलूँगा। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए अच्छे तरीके से कैसे उत्तर लिखेंगे जिसमें कि आपके पूरे अंक मिल जाए, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। एक में पहले प्रश्न में वर्णात्मक प्रश्न की बात कर रहे हैं, यानी खंड ब की बात कर रहे हैं। खंड ब में आपका जो पहला प्रश्न होगा ना, गद्यांश पे आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, और इस पे 3 प्रश्न दिए जाएंगे और इस पे हमें उत्तर लिखना होगा। तो एक गद्यांश हमें इस प्रकार से दिया जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से एक कहानी दी रही होगी जो आपकी बुक में की होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके 3 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, चमक रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, इन 3 प्रश्नों का हमें उत्तर भी देना होगा। और एक बात, इंटरेस्टिंग बात बता दूं, रुचिपूर्ण बात बता दूं, आपको बहुत मज़ा आएगा कि अगर आपने एक कहानी नहीं पढ़ी है तो पहले को छोड़ करके अथवा करके एक और कहानी दी होती है, यानी गद्यांश दिया होता है। इसके 3 प्रश्नों को कीजिए, इसके 3 प्रश्नों को कीजिए या फिर इसके 3 प्रश्नों को कीजिए। ठीक है, तो दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का हमें क्या करना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों में इनका हमें उत्तर लिखना है। पहले में संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है, फिर से इसमें देखिए एक ऐसा एक्स्ट्रा प्रश्न जुड़ जाता है जो इस कहानी में ही ढूंढने पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर ये मान लीजिए कि ये आपको गद्यांश नहीं याद है तो अथवा वाले में आ जाइए। ठीक है, अथवा वाले में देख लीजिए, अथवा वाले में ये गद्यांश को पढ़िए, इस गद्यांश को
पढ़ेंगे, उसके बाद से 1 2 3 अगर ये पढ़े हैं तो इस गद्यांश को लिख दीजिए, ठीक है। इसके तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपके जो 6 नंबर हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस मॉडल पेपर में के दिए गए सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 50 से 55 नंबर, मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि 50 से 55 नंबर आप स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न होगा ना, दूसरा प्रश्न जो होगा पद्यांश पे आधारित प्रश्न होगा, और इस पे 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। पद्यांश पे आधारित आपके 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनका उत्तर आपको लिखना होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें भी है कि इसमें भी आपको अथवा करके 2 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से आपको एक ही करना होता है, ठीक है। किसी एक पद्यांश की व्याख्या, एक पद्यांश के दिए गए 3 प्रश्नों को हल करना होता है। तो एक पद्यांश तो आपको यहाँ पे दिखा मिल रहा है, जो कि इसमें भी मतलब ये एक ही है, ठीक है, एक ही है, ये दोनों जो है एक ही है। ये एक पद्यांश है जिनके हमारे पास यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये आते हैं या आपने इसको पढ़ा है तो इसको तो लिखिएगा, लेकिन अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो इस अथवा वाले को देखिएगा, और अथवा वाले में आकर के आप देखेंगे कि एक पद्यांश हमें यहाँ भी दिया हुआ है और इसके भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारे पास पद्यांश है और इसके ये 3 प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्नों को अगर इसको पढ़े हैं तो इसको लिखिएगा, या ऊपर वाले को पढ़े हैं तो ऊपर वाले को लिखिएगा, ठीक है। किसी एक पद्यांश को या किसी एक गद्यांश को लिखना है, ठीक है। तो गद्यांश पद्यांश में आपको अथवा अथवा करके देगा, जिनमें से किसी एक का हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। 6 नंबर मिलेंगे, 12 नंबर वहां पे पक्के हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है ना, तीसरे नंबर प्रश्न में आपको आएगा संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, जिनमें से हमें एक संदर्भ लिखना होगा और उसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं, गद्यांश के लिए आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे संस्कृत के, और संस्कृत के 2 गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। उसका संदर्भ में क्या होता है, उस खंड से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम ये है, ये चीज़ें हमें लिखनी होती है संदर्भ में, और इसके हिंदी अनुवाद को लिख देते हैं तो आपके यहाँ पे 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो संस्कृत में गद्यांश में आपके 2 प्रश्न मिलेंगे अथवा करके, किसी एक का हमें अनुवाद करना होगा, ठीक है। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है। इसमें जो है संस्कृत पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद बताना होगा, और इसके लिए भी आपके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 प्रश्न देंगे अथवा करके। किसी एक का, अगर आपको ये दूसरा आता है तो अथवा वाला लिखिए, और अगर आपको पहला आता है तो यही लिख करके बस इस दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। किसी एक को करना होता है, तो किसी एक का हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, इसके लिए भी 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि संस्कृत खंड से यहाँ पे 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो गए। आगे चलते हैं, आगे देखिए 5वां नंबर आपके प्रश्न में आएगा। 5 नंबर जो प्रश्न होगा ना आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आएगा, छपा हुआ देख लीजिएगा। ये जो 5वां नंबर प्रश्न आपके बुक में आपके पेपर में आएगा, वो होगा हमारे पास पठित खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड काव्य अलग अलग जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ जिलों का अलग खंड काव्य होता है तो कुछ जिलों का अलग, ऐसे करके वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो आप अपने जिले का देख लीजिएगा कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पे दुनिया भर के दिए होते हैं, दुनिया भर के खंड काव्य लिखे होते हैं, उन सबका लिखने लगते हैं, सबका पढ़ने लगते हैं। चूंकि मैं देवरिया जिला का हूँ तो देवरिया जिला वाले के लड़कों को मैं बता दूं तो आपको मेवाड़ मुकुट पढ़ना होता है, और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के इस तरीके से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक का हमें उत्तर देना होता है। तो 2 प्रश्न आपके 1 2 ऐसे करके लिखा गया है, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसको याद कर लीजिएगा, इन दोनों प्रश्नों को अगर याद करते हैं तो खंड काव्य हो जाएगा। ये काव्य से जो प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने अपने जिले का देख लीजिएगा, चूंकि पूरे पर नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबका नहीं लिखना है, ठीक है। सब याद करके आए होंगे तो ये आप बहुत गलत तरीके से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपके किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 जो होगा ना, उसमें आपको लेखकों के जीवन परिचय के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। लेखक के जीवन परिचय के बारे में, आपके बुक में जो लेखक है ना, उनमें से 3 लेखक का नाम दे देगा, और इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखने को कहेगा, और उनकी कृतियों को लिखने को कहेगा, ठीक है। उनकी रचनाओं को लिखने को कहेगा। तो रचनाओं के लिए 2 अंक मिलेंगे और उनके जीवन परिचय के लिए 3 अंक मिलेंगे। तो 3 और 2 मिला करके आपके टोटल क्या हो जाएंगे, 5 अंक के प्रश्न ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ही ख देख लीजिए। 6 का ये क था, ये 6 का ख है। ख में आपके प्रश्न जो है कवियों के जीवन परिचय से पूछे जाएंगे और इनकी रचनाओं को लिखना होगा। इनमें 3 कवियों के नाम दिए रहेंगे आपके बुक में जो हैं, ठीक है। आपके बुक में दिए गए कवियों में से 3 कवियों के नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे, और इनमें से किसी एक का जीवन परिचय और उनके कृतियों का नाम आपको लिखना होता है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय भी कंफर्म हो गए। तो अगर आप मॉडल पेपर में दिए गए जीवन परिचय, यानी 3 यहाँ पे दिया गया, 3 यहाँ पे, टोटल आप 6 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपका काम हो जाएगा। इन 6 को थोड़ा एक नज़र मार लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में देने से पहले, ठीक है।
जाने से पहले पेपर में एक नज़र मार लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर इस मॉडल पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 50-55 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है। अगर ऐसा आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो और 4 लाइन का श्लोक आपको लिखना होता है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 8 में आपको कहा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिए, संस्कृत में दीजिए। ठीक है। तो संस्कृत में आपके प्रश्न उत्तर थोड़े से पूछे जाएंगे जिसके लिए 2 नंबर मिलेंगे और 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें से किसी 2 का, जो भी आपको पता है, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है जो भी आपको पता है। ठीक है। केवल 2 का, 4 दिया गया है लेकिन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है संस्कृत में। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा निबंध के बारे में। 9 नंबर जो प्रश्न होगा निबंध के बारे में पूछा जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे 4। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, सब पर नहीं लिखना है, किसी एक पर लिखना है। चाहे आप पर्यावरण संरक्षण पे लिखिए, चाहे आतंकवाद पे, चाहे जनसंख्या पे, चाहे नारी सशक्तिकरण पे। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस मॉडल पेपर को ही तैयार कर डालो। ठीक है। 100% गारंटी देता हूँ कि 50 से 55 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं। ठीक है। पूरे मॉडल पेपर में दिए गए सभी टॉपिक को पढ़ लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 55 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है। कोई फेल नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका आएगा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है। अपनी विशेष रुचि का जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी रुचि है, उसके लिए आपको मित्र को पत्र लिखना है। या इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है। कोई टीटी अगर आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो किस तरीके से आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है। तो पत्र लेखन में थोड़ा सा आपको समझना है, तरीके को समझना है। उसके बाद से आप कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा। कुछ भी लिखने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे जिससे कि ये पता चले कि वो किसी का शिकायत किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये चलेगा। ठीक है। तो लेटर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, पत्र को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, लिखने का तरीका होता है उसका। ठीक है ना। तो एग्जामिनर तरीके को ही देखता है, तो लिखने के तरीकों को समझ लीजिएगा। इसके लिए 4 नंबर आपके निर्धारित किए जाएंगे। और निबंध जो होगा ना, ये 7 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। अधिक नंबर वाले प्रश्न हैं और इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं। तो मैंने इस वीडियो में 70 नंबर के जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उन सबको मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी पेपर के लिए ये चैनल जो है आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि आज है। ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। हिंदी की मैराथन क्लास लेकर के आने वाला हूँ, तो इस चैनल पर बने रहिएगा।